नमस्कार। आज हम सबसे पहले समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन के लाभ हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो लाभ है वो है इसका सरलता, यानी जो भी सांख्यिकी माध्य हैं उसमें सरल और बुद्धिगम्य यानी बहुत इजीली अपने को समझ में आ जाने वाला ऐसा जो माध्य है वो समांतर माध्य है। यानी साधारण व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सकता है और गणन क्रिया भी बहुत सरल है। अगर मूल्यों का जोड़ उनकी संख्या ज्ञात हो तो उसकी सहायता से माध्य का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें सभी मूल्यों पर आधारित है। मध्य का और बहुलक में ये गुण नहीं पाया जाता। तीसरा है निश्चितता, यानी इसमें सदैव निश्चयात्मक होता है। उसका निर्धारण करने में आंतरगणन या अनुमान का प्रयोग नहीं होता। मध्य का और बहुलक में ये गुण उपस्थित नहीं है। बीज गणितीय विवेचन, इसमें बहुत सारे बीजीय गुण हैं और उसके कारण ही जो उच्चतर सांख्यिकी विश्लेषण है उसमें इसका पर्याप्त प्रयोग होता है। स्थिरता, यानी समांतर माध्य प्रतिचयन के परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। एक समग्र में यदि देव प्रतिचयन के आधार पर यथेष्ट मात्रा में कई प्रतिदर्श निकाले जाएं तो उनके समांतर माध्य लगभग समान होंगे। ये किसी अन्य माध्य में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, इसलिए सबसे लोकप्रिय है और इसको आदर्श माध्य के रूप में भी इसको मानते हैं। अगर आदर्श माध्य कौन सा है तो ये प्रश्न आता है तो हम उसमें समांतर माध्य को मानते हैं। इसके दोष और इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके संबंध में अगर हम चर्चा करें तो चरम मूल्यों का इस पर प्रभाव पड़ता है। यानी सभी मूल्यों पे ये माध्य जो है आधारित होता है, इसलिए असाधारण और सीमांत मूल्य अगर हों तो उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि किसी व्यापारी की मासिक आय 50,000 रुपये, 4 कर्मचारियों की मासिक आय 500, 700, 800, 1000 रुपये, तो पांचों की आय का समांतर माध्य 10,600 रुपये होगा, जो समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा क्योंकि 50,000 का अधिक प्रभाव इस पर पड़ गया है। इसी तरह से अप्रतिनिधि और अवास्तविक, यानी कोई ऐसा मूल्य हो जो समंग श्रेणी के बाहर हो तो फिर वो श्रेणी के मूल्यों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए 10, 20 और 120 का समांतर माध्य 50 है, जो इन तीनों मूल्यों में से एक भी नहीं है। कभी कभी ये पूर्णांकनियों के दशमलव के रूप में भी होता है, तो अवास्तविक और हास्यास्पद निष्कर्ष इसमें निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये कभी कभी अप्रतिनिधित्व और अवास्तविक भी हो जाता है। जैसे बच्चों की संख्या कभी 2.2 आ गई तो 2.2 बच्चे तो होंगे नहीं, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो इस तरह से भी ये कभी कभी हास्यास्पद बन जाता है। गणना संबंधी कठिनाइयां तब आती है कि कोई एक मूल्य भी अज्ञात हो तो फिर पूरी श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि सभी मूल्यों पर आधारित होता है और इसका बिंदु रेखीय निर्धारण भी इसलिए नहीं होता है। गुणात्मक समंकों का अध्ययन करने के लिए समांतर माध्य का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये सब दोष स्थिति संबंधी माध्यों में नहीं पाए जाते। भ्रमात्मक निष्कर्ष, यानी समंक श्रेणी की रचना या बनावट का ठीक ठीक इसमें पता नहीं चलता। इसमें समांतर माध्यों की तुलना से कभी कभी गलत भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि गत 3 वर्षों के जो लाभ हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख 50,000 हों, दूसरे कारखाने के लाभ 5 लाख, 2 लाख 50,000 हों, तो दोनों के जो समांतर माध्य होंगे वो 2,50,000 होंगे। तो परिणाम निकाला जा सकता है कि दोनों एक स्तर पे हैं, जबकि अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है। एक उन्नति की ओर जा रहा है, एक अवनति की ओर जा रहा है। तो उचित निष्कर्ष निकालने के लिए फिर हमें अन्य सांख्यिकी माप जैसे अपकरण विषमता गुणांक इनका प्रयोग किया जाता है। अनुपयुक्तता यह है कि इसका अनुपात, दर, प्रतिशत आदि का अध्ययन करने के लिए समांतर माध्य सर्वथा अनुपयुक्त है। लेकिन अनेक दोष होते हुए भी समांतर माध्य को आदर्श मानते हैं और व्यवहारिक क्षेत्र में इसका बहुत प्रयोग होता है। ऐसी श्रेणी के लिए विशेष रूप से ये उपयोगिता जिनमें विभिन्न मूल्यों का लगभग समान महत्व होता है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं का अगर विवेचन करते हैं तो ये बड़ा उपयोगी है। जहाँ भी हम औसत लागत, औसत मूल्य, औसत आय, औसत उत्पादन, जहाँ भी औसत शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ समांतर माध्य का उपयोग करते हैं। अब दूसरा इसका ही जो एक्सटेंडेड जो स्वरूप है वो है भारित समांतर माध्य। समांतर माध्य जैसे दो होते हैं, एक तो सरल और दूसरा भारित। तो इस निर्धारण में सरल वाले में तो सभी मूल्यों को समान महत्व देते हैं, जिसके बारे में अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये दूसरा है भारित समांतर माध्य।
यानी श्रेणी के जो विभिन्न मूल्य होते हैं, सापेक्षिक उनका बड़ा महत्व होता है। कोई पद का अधिक महत्व होता है, किसी का कम होता है। तो ऐसी श्रेणी में मूल्यों का समांतर माध्य निकालते समय उनके सापेक्षिक महत्व को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इकाइयों का सापेक्षिक महत्व किसी निर्दिष्ट आधार पर निश्चित अंकों द्वारा व्यक्त होता है, जिसको हम भार कहते हैं, और भार के आधार पे ही समांतर माध्य जो है, जो निर्धारित किया जाता है, उसको हम भारित समांतर माध्य कहते हैं। जैसे किसी कारखाने में दो प्रकार के मजदूर हैं, कुशल और अकुशल। दोनों की दैनिक मजदूरी 60 और 40 रुपए, तो कहा जा सकता है कि औसत मजदूरी 50 रुपए। पर ये सही माध्य नहीं है। इसमें ये विचार नहीं किया गया कि कितने कुशल मजदूर हैं, कितने अकुशल हैं। तो कुशल मजदूरों की संख्या मान लीजिए 20 है, अकुशल की 80 है। तो संख्या का भाग देने में जो माध्य है वो औसत मजदूरी का यथोचित प्रतिनिधित्व जो है वो कैसे करेगा, यानी 60 को मल्टीप्लाई 20 से किया, 40 को मल्टीप्लाई बाई 80 किया, और उसको डिवाइड किया 20 प्लस 80 से, तो 44 रुपये, ये सही माध्य होगा। तो इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों को ज्ञात करते समय भी उनके उपभोग उत्पादन की मात्रा के आधार पर अलग अलग भार देके भारित माध्य निकालना चाहिए। अब ये किस प्रकार से करेंगे? वास्तविक और अनुमानित भार, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक होगा, दूसरा अनुमानित। वास्तविक तो वो होंगे जो स्पष्ट रूप से दिए होंगे या समंक की प्रकृति के आधार पे संबंधित तथ्यों की सहायता से निश्चित करेंगे। जैसे कॉलेज के प्राध्यापकों अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात करने के लिए उनकी वास्तविक संख्या, परीक्षाफल की तुलना करने के लिए परीक्षार्थियों की संख्या, वस्तुओं के मूल्य से संबंधित समंकों के लिए उत्पादन या उपभोग की गई विकृत मात्रा के आधार पर वास्तविक भार निर्धारित करेंगे। यदि वास्तविक भार ज्ञात न हो तो विभिन्न चर मूल्यों का जो भी सापेक्षिक महत्व है उसको ध्यान में रख के भारों का उचित अनुमान लगा लेते हैं। और ये अनुमान अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, पर ये तर्क संगत है, तो उनके आधार पे निकाले गए भारे समांतर माध्य लगभग समान होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम इकाइयों का जो मूल्य है, जो एक्स है, उसको भार वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनकी गुणाओं का जोड़ निकाल लेंगे, यानी सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकालेंगे। फिर निम्न ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कल्पित माध्य के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो प्रत्यक्ष रीति का ही हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें ये दिया हुआ है, कॉलेज के अध्यापक हैं और उनकी संख्या दी हुई है, मासिक सरल और भारित समांतर माध्य उन्होंने ज्ञात करवाने के लिए कहा है, कौन सा उपयुक्त और क्यों। तो इसे प्राचार्य हैं और उनका मासिक वेतन 15,000, विभागाध्यक्ष का 10,800, वरिष्ठ प्रवक्ता का यानी सीनियर लेक्चर का 9,375, लेक्चरर का 7,500 और पार्ट टाइम लेक्चर का 3,750। और भार की संख्या इसमें 1, 10, 20, 60 और 9 दी हुई है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, इसमें मासिक वेतन ये दिया हुआ है हमें, श्रेणी के आधार पे ये 5 प्रकार के लोग हैं, तो ये इनका सिग्मा एक्स आ जाएगा 46,425। वेट दिया हुआ है इनका 1, 10, 20, 60, 9, ये 100 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स तो 15,000, 1,08,000, 1,27,500, 4,50,000, 33,750। सिग्मा डब्ल्यू एक्स 7,94,250 आ जाएगा। अगर हम सरल समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो 46,425 में जो है उसको एन यानी 5 है उसे डिवाइड करेंगे, 9,285, ये सरल समांतर माध्य आ जाएगा। भारित समांतर माध्य है तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स वो है 7,94,250 और सिग्मा डब्ल्यू है 100, तो उसे करेंगे तो 7,942 रुपये 50 पैसे, ये आ जाएगा। तो इन दोनों में भारित समांतर माध्य उपयुक्त है। यदि सरल समांतर माध्य को अध्यापकों की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल मासिक वेतन ज्ञात नहीं होगा। भारित में ये रकम हमें ज्ञात हो जाती है। अगर हम ज्ञात करेंगे तो जैसे 9,285, इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 9,28,500, और इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7,94,250। तो कुल वेतन 9,28,500 रुपये नहीं है, 7,94,250 है। तो इसमें ये जो हमारा भारित समांतर माध्य है वो ज़्यादा उपयुक्त है, इसके आधार पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज समांतर माध्य के लाभ, उसके दोष और भारित समांतर माध्य किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में चर्चा की। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।